टोक्यो से कई किलोमीटर दूर पैसिफिक ओशन के बीचों बीच एक बहुत बड़ा सा आइलैंड है। उस आइलैंड में एक बहुत बड़ा सा टाइम कंट्रोलिंग कंपनी है जो कि 22वीं सदी के लोगों द्वारा चलाया जा रहा है। 22nd सेंचुरी में टाइम मैनेजमेंट सिस्टम भी है और उस सिस्टम का सबसे बड़ा पार्ट उस आइलैंड में है। टाइम मशीन का सारा कंट्रोल्स, पूरी टाइम ट्रैवल का सारा कंट्रोल इसी आइलैंड से होता है। और तो और वल्चस इस आइलैंड को अपने कब्जे में करने की पूरी कोशिश कर रहा है। वो चाहता है कि टाइम ट्रैवल उसकी मुट्ठी में आ जाए और वो पूरे समय को कंट्रोल कर पाए, समय बदल पाए। लेकिन वल्चस ये नहीं कर पा रहा है। वल्चस के आदमी बहुत जगह ढूंढने की कोशिश की, लेकिन ये आइलैंड लोगों को मिला नहीं, क्योंकि ये आइलैंड के चारों ओर एक ऐसी लेयर है कि इस आइलैंड को इनविजिबल बनाती है, जो कि बाहर के लोग आके नहीं देख सकते। इसलिए वल्चस पूरी कोशिश कर रहा है कि इस आइलैंड पर अपना कब्जा बनाए और टाइम ट्रैवल को अपनी मुट्ठी में कर पाए। वल्चस ने कई बार अपने दोस्त एल्बर्ट को ये आइलैंड को खोजने के लिए भेजा है। एल्बर्ट ने अपनी पूरी जी जान लगा दी थी इस आइलैंड को खोजने में। उसने अपने सारे गैजेट्स का इस्तेमाल कर लिया, लेकिन इस आइलैंड को आज तक 22nd सेंचुरी के वर्कर्स के अलावा कोई नहीं ढूंढ पाया है। सिर्फ 22nd सेंचुरी के वर्कर्स ही जो आइलैंड में काम करते हैं, वही लोग आइलैंड के बारे में जानते हैं। टाइम ट्रैवल को कंट्रोल करते हैं, टाइम मशीन को भी बनाते हैं और पूरी दुनिया का टाइम इन लोगों की मुट्ठी में होता है। इसलिए वल्चस बिल्कुल भी नहीं पता लगा पा रहा है। खैर, अभी तो एल्बर्ट डोरामी की कैद में है। डोरामी ने जब देखा कि एल्बर्ट के सामने जब एल्बर्ट को पकड़ लिया था डोरेमोन लोगों ने, तब डोरेमोन और डोरामी ने एल्बर्ट को बंद कर दिया। वल्चस ने अपने कुछ फोर्सेस डोरामी के पास भेजे हैं ताकि वो जल्दी से अपने फ्रेंड एल्बर्ट को बचा पाए। वल्चस ने काफ़ी बार कोशिश की, लेकिन एल्बर्ट को नहीं बचा पाया। इस बार वल्चस अपनी एक बड़ी फौज तैयार कर रहा है अपने फ्रेंड एल्बर्ट को छुड़ाने के लिए। देखते हैं क्या एल्बर्ट अपने कैद से आज़ाद हो पाता है कि नहीं। तो वहीं दूसरी तरफ मास्टर टेराडोई नोबिता के साथ और कुछ टीचर्स अमेज़न आइलैंड गए हैं, वहाँ पे कुछ सीक्रेट वेपन्स को तलाश करने के लिए। तो वहीं द डोरेमोन्स जितने भी थे वो लोग वापस से दुबई गए हैं कुछ मिस्ट्रीज को सुलझाने के लिए, वहाँ के सारे रहस्य को सुलझाने के लिए और वहाँ पे बहुत सारी चीज़ों का पता लगाने के लिए। तो वहीं डोरेमोन 2.0, डोरामी और मेरी डोरेमोन्स एक सीक्रेट होटल पे थे और उस होटल का नाम है बुर्ज खलीफा। वो लोग काफ़ी देर से होटल में ये प्लान कर रहे थे कि आखिर वल्चस को कैसे ढूंढा जाए। तो तभी डोरेमोन अपने गैजेट की मदद से नोबिता के पास पहुंच जाता है। नोबिता बहुत इमोशनल होता है डोरेमोन को अपने पास देखकर। नोबिता डोरेमोन से बहुत बार रोके माफ़ी मांगता है कि मुझे माफ़ कर दो, मेरे कारण तुम इतनी मुसीबत में आए, मुझे तुम्हें छोड़ना नहीं चाहिए था। डोरेमोन कहता है नहीं नोबिता नहीं, प्लीज़ तुम मत रो, ये सब वल्चस की गलती है। अब हमें रोना नहीं, अब हमें काम करना है। हमें मिलजुल कर वल्चस को हराना पड़ेगा। जल्दी हमें कोई तरीका मिल जाएगा। लेकिन तभी नोबिता कहता है कि नहीं डोरेमोन, जियान, सुनियो, शिजुका, पावेमोन, नोरामियाको, शिवाशी, ये सब लोग तो वल्चस के आदमियों की कैद में है। पता नहीं ये लोग कहाँ हैं। तब डोरेमोन कहता है तुम चिंता मत करो, हम लोग उन्हें बहुत जल्दी ढूंढ लेंगे। तो वहीं दूसरी तरफ एक सीक्रेट रूम में इन सब सारे दोस्त लोगों को रखा गया है। वो सारे लोग बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन वल्चस के आदमी से छुड़ नहीं पाते। वो सीक्रेट रूम दुनिया के एक सीक्रेट जगह पे है और कहाँ है ये किसी को नहीं पता अब तक। सुनियो और लूना आपस में बातें कर रहे होते हैं कि आखिर वहाँ से कैसे निकला जाए। सुनियो के दिमाग में बहुत बड़ा आइडिया आता है। वो सबको कार्ड में बताता है कि बाहर खड़े सैनिकों को हम बोलेंगे कि यहाँ आग लगी है, आग लगी है। जैसे वो अंदर आएंगे, हाँ हम लोग उनको धोबी पचाड़ देंगे और यहाँ से भाग जाएंगे। ठीक ऐसे ही होता है। सुनियो और बाकी सब लोग सैनिकों को बोलते कि सुनो आग लग गई, आग लग गई। वो सैनिक जैसे अंदर आते हैं, वो लोग उनको जोरदार धोबी पचाड़ देते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। जैसे वो सब लोग बाहर आते हैं, वो देखते हैं कि वो लोग एक अनजान जगह में है। ये कौन सी जगह है, कौन सा देश है, कौन सी जगह में हम लोग हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उस जगह का माहौल भी बहुत अच्छा था। वहाँ ना तो कोई तबाही हुई थी, ना ही कुछ और हुआ था।
वहाँ के सारे लोग जो वहाँ पे मार्केटिंग कर रहे थे वो लोग एक मार्केट प्लेस में पहुँच जाते हैं। वहाँ के किसी एक बंदे से सारे लोग पूछताछ करते हैं कि ये कौन सा देश है। तभी वो बंदा वो लोग को एक अजीब ही लैंग्वेज में बात कर रहा होता है। तभी नोरा मियाको अपने जेब से एक ट्रांसलेशन टूल निकालती है और ट्रांसलेशन टूल से पता करती है कि ये कंट्री और कोई नहीं बल्कि चाइना है। वो लोग अभी चाइना के कैपिटल बीजिंग में है। लेकिन सोचने वाली बात तो ये है कि आखिर पूरी दुनिया में तबाही फैली है तो बीजिंग में हाल इतना अच्छा क्यों है? क्या है आखिर बीजिंग में जो यहाँ का हाल अच्छा बनाता है? तभी वहाँ के सारे लोग बताते हैं कि ये देश अब एक नया देश बन चुका है। यहाँ की टेक्नोलॉजी तुम लोग से भी ज़्यादा हाई है। यहाँ में एक ऐसा लेयर है जो कि इस शहर को बुरे लोगों से बचाता है, हमलों से बचाता है। लेकिन नोरा मियाको सोच में पड़ जाती है कि आखिर इतनी सारी टेक्नोलॉजीज बीजिंग में कैसे आई, पूरी दुनिया में कैसे नहीं आई। और वैसे भी जापान तो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा टेक्नोलॉजी वाली देश है। वहाँ पे ऐसी टाइप की टेक्नोलॉजी क्यों नहीं आई ताकि जापान भी बच सके? तभी वहाँ के लोग बताते हैं कि हाँ, कुछ समय पहले एक आदमी आया था जिसके पास बहुत सारे अनोखे गैजेट्स थे। उन गैजेट्स की वजह से यहाँ की टेक्नोलॉजी पूरी चेंज हो गई और सिर्फ बीजिंग ही नहीं बल्कि पूरे चाइना में कोई खतरा नहीं है, कोई तबाही नहीं है, लोग ऐशो आराम से जी रहे हैं। तभी नोरा मियाको ये सोचती है कि हम लोग को भी ऐसा कोई डिवाइस बनाना पड़ेगा ताकि पूरी दुनिया को बचा सके। सभी लोग बात कर ही होते हैं कि तभी नोरा मियाको और पावेमोन को काजू काबे की याद आती है। काजू काबे ही वो पहला शहर था टोक्यो का जहाँ सबसे पहले तबाही हुआ था। ये क्या, हम लोग काजू काबे के बारे में तो भूल ही गए। चलो जल्दी से काजू काबे चलते हैं। नोरा मियाको अपने जेब से एक फ्लाइंग जेट निकालती है और सब लोग उस जेट में बैठकर काजू काबे पहुंच जाते हैं। वो लोग देखते हैं कि काजू काबे बहुत ज़्यादा ड्रेडफुल कंडीशन में था। काजू काबे सिटी बहुत खतरे में था। वहाँ के कई सारे लोग को एक 4 डायमेंशनल हॉस्पिटल में दिया जाता है। 4 डायमेंशनल हॉस्पिटल में इन्फिनिटी लोग आ सकते हैं। वो हॉस्पिटल 4 डायमेंशनल है, इसलिए जो हॉस्पिटल में पहले नोबिता के शहर के सब लोग थे उसी हॉस्पिटल में काजू काबे के सारे लोग सेफ हैं। लेकिन सोचने वाली बात तो ये थी कि काजू काबे का ये हाल आखिर हुआ कैसे? उन्हें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तभी सुनियो और जियान को वहाँ पे छोटे छोटे 5 साल के बच्चे नजर आते हैं। ये बच्चे और कोई नहीं बल्कि शिनचैन और उसके फ्रेंड्स हैं। शिनचैन और उसके फ्रेंड्स भी काजू काबे में ही रहते हैं। शिनचैन और उसके फ्रेंड्स से जियान सुनियो जब मिलते हैं तो बहुत खुश होते हैं। जियान सुनियो काजू काबे में शिनचैन के फ्रेंड्स और शिनचैन को अपने सारे दोस्तों से मिलवाते हैं। सारे दोस्तों से मिलकर शिनचैन के दोस्त भी बहुत खुश होते हैं। सारे दोस्तों से मिलकर जब शिनचैन आखिर में शिजुका को देखता है तो वो शिजुका को प्रपोज करने लग जाता है। तब काजामा आके कहता है, शिनचैन रुक जाओ, ये वक्त मजाक का नहीं है, दुनिया खतरे में है। तब शिनचैन को याद आता है, अरे हाँ, दुनिया तो खतरे में है, हमें दुनिया को बचाना होगा। तभी शिनचैन और काजू काबे शिनचैन ने काफ़ी बार काजू काबे को वल्चर्स के बंदों से बचाने की कोशिश की लेकिन वो लोग नाकामयाब रह गए। सारे के सारे लोग अब एक साथ हैं। शिनचैन, काजामा, मसाओ, बोचैन, यहाँ तक कि नोबिता के सारे फ्रेंड्स भी। लेकिन नोबिता उनके साथ नहीं था। नोबिता एक सीक्रेट होटल में अपने मॉम डैड के साथ रह रहा था जहाँ डोरेमोन भी उस तक पहुँच जाता है। डोरेमोन और नोबिता कुछ सोचने लग जाते हैं। डोरेमोन और नोबिता ने एल्बर्ट के कुछ बयान लेने के लिए उसे वापस जापान बुलाया था। ये दोनों वो चीज़ प्लान करते हैं। जैसे ही वो लोग ये न्यूज़ उस आइलैंड में भेज देते जहाँ टाइम ट्रैवल हो रहा होता है, टाइम ट्रैवल के सारे टाइम पेट्रोल वापस जापान पहुंच जाते हैं। डोरेमोन वो लोग से मिलता है और वो लोग को कहता है वल्चर्स का एक दोस्त भी है जिसका नाम है एल्बर्ट। हमें एल्बर्ट के कुछ बयान लेने हैं तो उन्हें जापान के कोर्ट में भेजा जाए। एल्बर्ट को एक सीक्रेट जेल में रखा गया है और वो जेल और कोई नहीं बल्कि वही पैसिफिक ओशन के उस आइलैंड में ही है। वो आइलैंड के सारे वर्कर्स जब एल्बर्ट को लेने जाते हैं तब वो लोग देखते हैं कि एल्बर्ट भागने की पूरी कोशिश करता है लेकिन एल्बर्ट भाग नहीं पाता। उस आइलैंड में एक शिप आता है। उस शिप में एल्बर्ट को वापस जापान ले जाया जाता है। सारे वर्कर्स एल्बर्ट के हाथ में हथकड़ी बांधकर उसे ले जा रहे होते हैं
लेकिन तभी वल्चर्स आर्मी का एक बंदा देख लेता है कि एल्बर्ट को वहाँ ले जाया जा रहा है, क्योंकि वल्चर्स के सारे बंदे उस आइलैंड के चारों ओर घूमते रहते हैं। उस आइलैंड को वो लोग देख नहीं पाते, पैसिफिक ओशन के चारों ओर देखते रहते हैं। वो लोग देखते हैं कि कोई ना कोई रास्ता से तो हमें एल्बर्ट को बचाना ही पड़ेगा। फाइनली जो लेयर उस आइलैंड के ऊपर थी वो लेयर से वो लोग बाहर आ जाते हैं। तो वल्चर्स आर्मी के बंदे एल्बर्ट को देख लेते हैं। वो लोग एल्बर्ट को जो वर्कर्स पकड़े हुए थे वो वर्कर्स पे शूट करने लग जाता है। शिप में शूट करने लग जाते हैं वल्चर्स के दोस्त को बचाने के लिए। वल्चर्स आर्मी वो शिप को डिस्ट्रॉय कर देती है। एल्बर्ट उस शिप से उतर जाता है और किसी तरह से स्विम करते हुए वल्चर्स आर्मी का एक बंदा एल्बर्ट को ले लेता है और एल्बर्ट वहाँ से भाग जाता है। तभी टाइम पेट्रोल वाले एजेंसी कंपनी का एक बंदा कहता है, ये क्या, एल्बर्ट तो भाग रहा है, पकड़ो उसको। लेकिन कोई नहीं पकड़ पाता, सब लोग डूब चुके थे, शिप भी डूब चुकी थी। ये खबर सीधा डोरेमोन और नोबिता के पास जाती है कि एल्बर्ट भाग चुका है। ये खबर सुन के सब लोग बहुत चिंता में आ जाते हैं। क्या एल्बर्ट भाग गया, अब क्या होगा? वल्चर्स ने युद्ध के लिए कई सारे मॉन्स्टर्स बनाए थे, जैसे कोल्ड विच जो एक बहुत भयंकर टाइप की चुड़ैल है, बैट घोस्ट जो बिल्कुल बैट से भरा हुआ बहुत बड़ा घोस्ट है जो बहुत बड़े बैट का रूप ले लेता है। तो वहीं एक बहुत बड़ा सा तांत्रिक बना था जो बहुत ज़्यादा डेंजरस है और किसी को भी एक झटके में मौत के घाट उतार सकता है। और दूसरी तरफ कई सारे स्केलेटन, घूमते फिरते स्केलेटन बिल्कुल भूतों की तरह एक झटके में ही इंसान को मार सकते हैं। और तो और वल्चर्स के पास और भी कई प्रकार के घोस्ट है जो कि दुनिया में बहुत जल्दी कब्जा करने वाले हैं। एक दिन नोबिता और डोरेमोन प्लान कर रहे थे कि कुछ तो करना है कि हमें एल्बर्ट को पकड़ना होगा कि तभी बुर्ज खलीफा के सामने दुबई में बहुत सारे लोगों की चिल्लाने की आवाज़ आती है। जैसे डोरेमोन और नोबिता उस बाज़ार में जाते हैं, वो लोग देखते हैं कि कई सारे लोग एक आदमी को देख के भाग रहे थे। जैसे वो लोग उस आदमी को देखते हैं, वो आदमी बहुत अजीब सा दिख रहा होता है। डोरेमोन उससे कहता है, कौन हो तुम, अपनी शक्ल दिखाओ। तभी वो आदमी अपनी हैट ऊपर करता है, वहाँ से बहुत सारे बैट्स बाहर आते हैं। डर जाते हैं, अब तुम्हारा क्या होगा। बैट घोस्ट बहुत खतरनाक था। बैट घोस्ट दुबई में अटैक कर देता है। दुबई में हर जगह बैट्स पूरे फैल जाते हैं। दुबई को बचाने के लिए नोबिता डोरेमोन को कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। लेकिन वो लोग बैट घोस्ट को रोकने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन बैट घोस्ट इतना खतरनाक था, उसके हैट में से कई सारे बैट्स कंटिन्यू बाहर आए जा रहे थे। उसके हैट से जो बैट्स बाहर आ रहे थे वो लोग जैसे ही लोगों को सामने आते हैं, लोगों को पकड़कर उनका खून चूस लेते हैं। लोग बहुत ही ज़्यादा परेशानी में आ जाते हैं। डोरेमोन किसी तरह से उनको 4th डायमेंशन हॉस्पिटल में डाल देता है, लेकिन बैट्स की संख्या तो कम ही नहीं हो रही थी, बैट्स पूरी जगह फैल चुके थे। बैट घोस्ट हंसने लग जाता है, अब क्या करोगे, मैं दुबई को ख़त्म कर दूंगा, हा हा हा, हम तुम्हें रोक लेंगे, तुम चाहे जो भी हो, हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। डोरेमोन और नोबिता अपने बहुत सारे वेपन्स इकट्ठा करने लगते हैं बैट घोस्ट से लड़ने के लिए, लेकिन बैट घोस्ट इतना खतरनाक था, वो लोग लड़ ही नहीं पा रहे थे। उसके बाद बैट घोस्ट अपने एक बहुत बड़े बैट से डोरेमोन और नोबिता पर हमला करता है और वो दोनों बहुत बुरी तरीके से घायल हो जाते हैं। सारे मरीजों को 4th डायमेंशन हॉस्पिटल में रखा जाता है। 4th डायमेंशन हॉस्पिटल एक इनफाइनाइट हॉस्पिटल है, इसमें इन्फिनिटी कमरे हैं, इसलिए उसको 4th डायमेंशन कहा गया है। उस हॉस्पिटल में दुनिया के सारे लोगों को रखा गया है। नोबिता के फ्रेंड्स के भी मामा और डैड को वहीं पे रखा गया है। एक नर्स कुछ लोगों को दवा देने के लिए एक रूम में जाती है और अपने साथ एक रोबोट और एक डॉक्टर को भी लेके जाती है। वो लोग देखने लगते हैं कि वो दवा कहाँ पर है कि तभी अचानक एक बहुत ही डरावनी आवाज़ आती है। ये आवाज़ कैसी थी डॉक्टर, क्या प्लीज़ मुझे बताइए। कि तभी वो रोबोट जो उनके साथ था, डॉक्टर रोबोट, वो देखता है कि वहाँ पे एक बहुत बड़ा सा ब्लैक कलर का निशान है। वो लोग देखते कि आखिर ये क्या है।
तभी नर्स पीछे मुड़ के देखती तो वहाँ पे बहुत बड़ी कोल्ड विच थी जो आसानी से मरीज को ठंडा कहकर उन्हें अचानक से मार देती है। कोल्ड विच धीरे धीरे उनके पास पहुंचती है और उन्हें बहुत जोर से मार देती है। क्या 4 डायमेंशनल हॉस्पिटल को चुड़ैल से खतरा है, देखेंगे हम अगले एपिसोड में।